Hello everyone. So in today's lecture we will continue the analysis of prelims PYQ 2023 UPSC question paper. So up to 69 questions we have already analyzed. So in this video we will see the analysis from 70 to 75. So ये छह क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे. Okay, so let us start with the question number 70. माइक्रो सैटेलाइट डीएनए is used in case of which of the following. मतलब कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का यूज किस केस में किया जाता है? What is the use of माइक्रो सैटेलाइट डीएनए? Okay, so there are four statements. So we will see what is actually, this is the very factual question, but still with the practice of PYQ analysis and previous experiences of previous year question papers, we can tick mark such types of questions. See, in four options, जिस भी ऑप्शन में स्टडीइंग ऐसे आता है, मतलब कि वेन एवर देयर इज स्टडीइंग, सर्वेइंग, ऐसी चीजें जब आते हैं ना तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है. स्टडीइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज, वेरियस, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम नहीं दिया है कि वेजिटेरियन स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज और एनीथिंग, ओनली वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना ऐसे लिखा है. मतलब कि ऐसे भी नहीं लिखा है कि इस किंगडम का या इस टाइप का फौना होना चाहिए, only various species. So when such vague term is coming, various species or like that, so such type of statements are correct. So इसका आंसर है A, studying the evolutionary relationships among various species of fauna. अभी सेकंड स्टेटमेंट देख लो आप, stimulating stem cells, एक पर्टिकुलर सेल का नाम आया है. इन फर्स्ट स्टेटमेंट देयर इज नथिंग लाइक सम वेरियस स्पीसीज की जगह ऐसे नहीं कि स्टेम स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज. सो स्टेम सेल्स to transform into diverse functional tissues, ऊपर से टिश्यूज, लेकिन ये फंक्शनल वर्ड आया है, फंक्शनल टिश्यूज. टिश्यूज के भी नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, उसमें फंक्शनल टिश्यूज एक टाइप है. सो स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स इज वन टाइप ऑफ सेल टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल, ऊपर से फंक्शनल टिश्यूज. ऐसे नहीं कि वेरियस टिश्यूज, ऐसे वर्ड नहीं आया है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पीवाईक्यू एनालिसिस आपको कैसे आंसर तक जाने को हेल्प करता है. सो इसलिए स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 3 में क्या है? प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स. हॉर्टिकल्चरल, देखो एक ऐसे वर्ड आया कि प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स, ऐसे अगर आता है वेरियस प्लांट्स, जैसे यहाँ पे वेरियस स्पीसीज, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इजीली समझ में आता है. लेकिन जानबूझ के हॉर्टिकल्चरल प्लांट दिया, व्हाई नॉट अदर प्लांट्स, व्हाई नॉट द अदर ट्रीज, और ओनली हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स का ही क्यों? ऐसे किधर भी क्वेश्चन में दिया है क्या? तो ऐसे जब डिटेल में एक टाइप देते हैं ना क्वेश्चन पे कि यहाँ पे जैसे हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स दिया, तो ऐसे वाले एनालिसिस हमने प्रीवियसली भी बहुत बार किए हैं और ऐसे एलिमिनेट कर चुके हैं. ओके, इसलिए स्टेटमेंट सी इज आल्सो रॉन्ग. स्टेटमेंट डी क्या है? एक्सेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन द पॉपुलेशन. ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ ड्रग है ना, वो ट्रायल्स में ट्रायल्स करते हैं, पॉपुलेशन पे ट्रायल नहीं होता है कभी भी. अगर पॉपुलेशन पे ट्रायल करके उसका यूज है या क्या है, तो इट विल बी पॉपुलेशन के बहुत सारे लोगों को मतलब उसका निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है. सो इसलिए इसका डिटेल्ड स्टडी होना मांगता है पहले, एंड देन ओनली एफिकेसी डिसाइड हो सकती है. तो ये रॉन्ग हो जाता है कि एक्सेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ट्रायल्स इन द पॉपुलेशन इटसेल्फ. पॉपुलेशन से पहले एनिमल्स पे, किसी पे ऐसे ट्रायल्स होते. तो इसलिए स्टेटमेंट डी इज आल्सो रॉन्ग. इसलिए स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है. सो स्टेटमेंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, MSMED एक्ट 2006, medium enterprises are those with investments in plant and machinery between 15 crore to 25 crore. whenever there is a digit, इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट डिजिट दे दिया आपको, ये रॉन्ग है. जब भी ऐसे देखो, इसका इन्वेस्टमेंट का, मीडियम एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या है, आई आल्सो डोंट रिमेम्बर एट द मोमेंट. कुछ तो रहेगा, मतलब कि एक वैल्यू रहेगा. बट व्हेनेवर सच वैल्यूज आर गिवन, डिजिट्स जब देते हैं क्वेश्चन में, सो वो वाले डिजिट जनरली रॉन्ग देते हैं. इसलिए वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. 15 करोड़ टू 25 करोड़ एग्जैक्ट डिजिट दिया है, एग्जैक्ट रेंज दिया है. ऐसे भी नहीं लिखा है कि मतलब कि अबाउट, मतलब कि ऐसे अंदाजे से नहीं दिया है. एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डिजिट दिया है, 15 करोड़ टू 25 करोड़. ऐसे नहीं दिया है कि मतलब कि ऐसे नहीं दिया है कि अबाउट 25 करोड़, बिलो 15 करोड़ या अबाउट 50 करोड़. एग्जैक्टली 10 करोड़ का रेंज दिया उन्होंने, एग्जैक्टली 10 करोड़ का रेंज दिया 15 टू 25. तो ऐसे जब एग्जैक्ट वैल्यू आता है ना स्टेटमेंट में, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऐसे वाले
अनेकों स्टेटमेंट हमने एनालाइज कर चुके हैं एंड एज पर माय एक्सपीरियंस ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो इवन ये आपने पढ़ा भी, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, अगर वेल प्रिपेयर्ड पर्सन विल डेफिनेटली रीड अबाउट दिस, बट फिर भी आपको पढ़ के नहीं गए तो ऐसे स्टेटमेंट्स आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस के एक्सपीरियंस पे बेसिस पे। देन स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल बैंक लोन्स अंडर एमएसएमई क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई, जब भी क्वालिफिकेशन का आता है ना, प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसलिए इसका आंसर है 2, ओनली 2 इज द आंसर, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसलिए बैंक लोन जब भी देता है ना एमएसएमई को, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, दैट इज द फैक्चुअल थिंग। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक वाली चीज है नहीं, बट स्टेटमेंट 1 कैन बी लॉजिकली एलिमिनेटेड, इसलिए इसका आंसर हो गया ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 72, which statements are correct with reference to the central bank digital currencies? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, सो लेट अस सी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज पॉसिबल। जब भी पॉसिबल वर्ड आता है तो आगे का ज्यादा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। अभी देखो यहाँ पे और एक चीज है कि यूएस डॉलर की हिगमनी है, यूएस डॉलर ओनली यूएस डॉलर का जो यूज है उसको खारिज किया उन्होंने, मतलब कि यू कैन डू द पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूएस डॉलर, रुपीज में भी कर सकते हो या किसी और कंट्री के यूरोज में भी कर सकते हो। ओके, तो इसलिए इट इज पॉसिबल आया है शुरू में ही, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ए डिजिटल करेंसी कैन बी वर्ड आया है, कैन बी distributed with a condition programmed into in such a time frame for spending it, कैन बी वर्ड आया है, तो दैट स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट। ये भी हमने 100 स्टेटमेंट्स 1000 स्टेटमेंट्स ऐसे एनालाइज कर चुके हैं कि जब भी कैन बी आता है और आगे कुछ एक्सट्रीम कंडीशन नहीं रहता है कि हाँ कैन बी 100%, ऐसे वर्ड कुछ आता नहीं है या ऐसे रेंज नहीं आता है, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो इसका आंसर है 3 बोथ। ओके, बोथ 1 and 2। ओके, so let's move to the next question, question number 73. In the field of finance, the term beta refers to, अभी term beta किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, a process of simultaneous buying and selling। term beta एक सिंगल टर्म है, तो ये प्रोसेस कैसे हो सकता है? मतलब कि अगर एक प्रोसेस है ना तो उसका एक एटलीस्ट एक फ्रेज होना चाहिए। जब भी ऐसे लॉजिकली आपको सोचना है, जब भी आपको पता नहीं है तो लॉजिकली सोचना है कि एक टर्म है, टर्म इज अ सिंगल टर्म बेटा, और बेटा ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली बेटा ऐसे लिखते हैं, जब साइंस बैकग्राउंड से आप है, बेटा कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, दिस द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये एक टर्म है ना, एक छोटा टर्म है, अगर प्रोसेस होता तो एटलीस्ट 2-3 वर्ड का स्टेटमेंट रहता था कि द टर्म प्रोसेस ऑफ बेटा या प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस कैनॉट बी द बेटा, बेटा कैनॉट बी द प्रोसेस, बेटा कैन बी समथिंग सिंगल डिजिट। ओके, सिंगल डिजिट। तो देखिए आगे वाले स्टेटमेंट भी देखिए, इसलिए स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। स्टेटमेंट बी, एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ये भी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे लिख सकते थे कि द बेटा स्ट्रेटेजी, यहाँ पे लिख सकते थे बेटा प्रोसेस, यहाँ पे लिख सकते थे बेटा स्ट्रेटेजी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टू बैलेंस रिस्क एंड रिवार्ड। सो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि स्ट्रेटेजी है, बेटा कैनॉट बी द स्ट्रेटेजी। देन अ टाइप ऑफ सिस्टेमिक रिस्क that arises where perfect hedging is not possible, ये not possible word आया इसमें, not possible is also wrong। okay, not possible word आया इसलिए स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट कर पाते। सो लास्ट स्टेटमेंट देखो आप, ए न्यूमेरिकल वैल्यू, बेटा इज अ साइंटिफिक टर्म है। ओके, एक वैल्यू दिख रहा है ना, एक ही टर्म है, सिंगल डिजिट है, तो ये दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मेजर्स फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल वर्ड आया है, ओवरऑल। ऐसे ओवरऑल वर्ड भी जनरली करेक्ट स्टेटमेंट्स में ही आता है, ओवरऑल वर्ड या मतलब कैसे ओवरऑल या वेरियस, जैसे इधर पे वेरियस वर्ड आया है वैसे यहाँ पे ओवरऑल वर्ड आया है। तो ऐसे जो वर्ड आते हैं ना, तो दो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में क्वेश्चन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड, इवन बुद्धिज्म जैनिज्म है, इसमें भी ओरिजिनली इनिशिएटेड जब आता है ना, ओरिजिनली इनिशिएटेड, तो वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट रॉन्ग हो जाता है। ओरिजिनली इनिशिएटेड जब भी आता है ना, तो इस पे क्या दिया है, ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
So actually it was originally initiated by NGO and other banks supported it. So एक बैंक का नाम दिया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम was originally initiated by स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये ओरिजिनली इनिशिएटेड जब भी आता है ना स्टेटमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आने दो, करंट, स्टैटिक, सो ये ओरिजिनली इनिशिएटेड वाला जनरली रॉन्ग देते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस देयर वेर मल्टीपल एनजीओज, नॉट अ सिंगल बैंक. सो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 देखो, इन एन एसएचजी all member of groups take responsibility for loan that an individual takes. So ये करेक्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप. और यहाँ पे जब स्टेटमेंट ऐसे इन एन एसएचजी, ऐसे जब स्टेटमेंट की शुरुआत ही पहले स्टेटमेंट में जो कीवर्ड है उससे अगर स्टेटमेंट की शुरुआत होती है एंड आगे कुछ उसके बारे में लिखा है तो मतलब कि समझ में आता है इन एन एसएचजी, एसएचजी के मेंबर्स के बारे में है आगे का स्टेटमेंट. सो ऐसे वाले जो इंफॉर्मेशन है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ग्रुप और अबाउट दैट टर्म, वो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट देते हैं. इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट. एंड स्टेटमेंट नंबर 3, द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप. सपोर्ट करना है, जस्ट सपोर्ट करना है. सो हु विल सपोर्ट? बैंक अगर सपोर्ट नहीं करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो कौन करेगा? इसलिए दैट सपोर्ट वाला जो वर्ड आया है ना, इसकी वजह से वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है. सो ओनली 2 इज द आंसर. 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, 2 and 3 is correct. इसलिए only 2 is the answer. How many are correct पूछा है, how many? So 2 statements are correct, 2 and 3. Let's move to the last question, question number 75. Statement 1, India's public sector health system largely focuses on curative care. So this is the correct statement. क्यों बताता हूँ आपको. India's public sector health system largely word आया, largely, not solely नहीं लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है कि completely focuses, ऐसे नहीं लिखा है, largely लिखा है. Curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. Limited दिया है ना, मतलब कि there is little bit provisions for preventive, promotive and rehabilitative care, but more focus is on curative care. So ऐसे जब देते हैं ना, balance statement बोलते हैं इसको, diplomatic statement बोलते हैं, कि ऐसे नहीं लिखा है कि India's public sector health sector completely focuses on curative care, ऐसे नहीं लिखा है, largely word आया, largely. And यहाँ पे limited provisions are there for preventive, promotive and rehabilitative care. There are the provisions but limited. Okay, so इसलिए statement 1 is correct. Statement 2 देख लो आप, under the India's decentralized approach. अभी decentralized word आया है, decentralized to the healthcare delivery. States are primarily responsible for organizing health services. States are primarily responsible. ऐसे नहीं लिखा कि states are only responsible. प्राइमरीली स्टेट्स है, प्राइमरीली मतलब कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओनली स्टेट्स. ओके, सो अंडर इंडिया सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल. ऐसे नहीं लिखा है कि स्टेट्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, ऐसे लिखते तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होता था. इसलिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बट 1 का और 2 का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, देयरफॉर ये आंसर नहीं है. 1 and 2 करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो बी इज द आंसर. बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1. 2 and 1 का कुछ कनेक्शन ही नहीं है. देखो, ये लिमिटेड प्रिवेंटिव मतलब कि जब भी 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 तो उसका कुछ कनेक्शन बनना है, कुछ लॉजिक बनना है. बट यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट दिख रहे हैं एज पर आवर लॉजिक, एज पर आवर नॉलेज, बट इसका डिसेंट्रलाइज अप्रोच है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लार्जली क्यूरेटिव पे फोकस करो और प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहेबिलिटेटिव को लिमिटेड रखो. दोनों को ज्यादा फंडिंग दे दो ना, मतलब कि स्टेट हो या सेंटर हो. इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज बोथ आर करेक्ट बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, इसलिए इसका आंसर हो गया बी. ओके, सो अप टू 75 क्वेश्चंस वी हैव एनालाइज्ड. आई होप कि आपको इसका डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा. डेफिनेटली जो लोग भी एवरी क्वेश्चंस जो लोग भी देखते हैं डेफिनेटली उनको फायदा होता है. मेनी स्टूडेंट्स आर लीविंग द वीडियोस इन बिटवीन, बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा. अगर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस देखना है तो कंप्लीटली एवरी क्वेश्चंस का देखना है. 1 या 2 क्वेश्चंस का देखिए कुछ फायदा नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस का देखना है. नहीं तो नहीं देखा तो भी बेटर है, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली द लॉस. ओके, थैंक यू सो मच.